हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये बहुत ही फाउंडेशन का टॉपिक आप कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल आई। तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है तो इसलिए आपको ये स्लाइड की फॉर्म में मिलेगा और पूरा का पूरा आप लिख भी पाएंगे। बीच बीच में मैं साइड में चला जाऊंगा, आप पॉज करके आराम से लिख पाएंगे, उसकी टेंशन ले लें। बट आप उससे पहले ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलती है, लेवोजियर की क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। लेवोजियर ने क्या कहा, सुनो जी क्या कहा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन लेवोजियर की, यह बात है 1789 की। याद रखना कोई जरूरी नहीं है डेट याद रखना, फिर भी आप याद रखना चाहें तो देखना 1 जैसे 1900, 1700, 1800, फिर उसके बाद सीधी गिनती है 7, 8, 9, बस दैट्स इट। उसके बाद इस क्लासिफिकेशन ने कहा एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक मेटल होंगी और एक क्या होंगी, नॉन मेटल होंगी। कैसे मेटल होंगी, कैसे नॉन मेटल, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हुए एंड उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हुए। जैसे कोई हार्ड है, मेटल हार्ड होती है, मेलिएबल है, लस्टर है, और उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इस बेसिस पे कहा। यहां से इस रिएक्टिविटी के बेसिस पे मैं बताऊंगा आपको मेटल क्या होती है, मेटल्स को कैसे बोला जाएगा कि ये मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होंगी। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उन्हें मेटल नाम देंगे, और नॉन मेटल किसे बोला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को आप लोग नॉन मेटल बोलेंगे। हाँ, ये एक प्रॉपर्टी है मेटल नॉन मेटल की, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन सारी प्रॉपर्टी को देखते हुए था। यह बात ध्यान रहे, केवल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं था। कई लोग केवल इलेक्ट्रॉन को लेके कर देते क्लासिफाई, वो सही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके डिसएडवांटेज जो डीमेरिट्स हैं उनमें क्या लफड़ा हुआ। उसने कहा बहुत से एलिमेंट डेविएशन शो करते हैं, अलग हैं, फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है। जैसे आप आयोडीन को ले लो, आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है और लस्टर है। लस्टर मतलब चमकदार है, ये सॉलिड भी है और चमकदार भी है, और जनरली सोनरस और लस्टर प्रॉपर्टी मेटल की होती है, वो नॉन मेटल की नहीं होती। इस एक्सेप्शन ने फंसा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्सेप्शन कुछ नहीं होते, ये इनकी बात है। लास्ट में मैं बताऊंगा क्या क्या मामला आप बता सकते हैं। सम प्रॉपर्टी कुछ एलिमेंट की जो रिजेंबल नहीं कर रही थी, उनके क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कतें उसने पैदा कर दी। इसलिए जो डिसएडवांटेज या डीमेरिट ज्यादा रखेगा वो फेल हो जाएगा। सबसे पहले हर चीज में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया, कितने एलिमेंट को किया। तो यहां पर देखेंगे कितने एलिमेंट को किया, 33 एलिमेंट थे, उसने क्लासिफिकेशन ये दे दिया। लेकिन ये तो ठीक है, उसके बाद डिसएडवांटेज डीमेरिट्स क्या लफड़ा हुआ, क्या गलतियां थी, उस वजह से वो क्या हो जाती है, थ्योरी फेल हो जाती है, फेलियर हो जाती है। और जैसे ही कोई चीज फेल होगी अगला साइंटिस्ट आ जाएगा, अगला साइंटिस्ट टूट पड़ेगा फॉर द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज लेने के लिए। आई थिंक ये मामला आपके समझ में आया होगा। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है जी, प्राउड्स। बड़ा ही प्राउड महसूस कर रहा था ये अपने आप पर, और इसी को यूनिटरी थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता, देखो उसने कहा एलिमेंट सिंपली हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। लेट्स सपोज एटॉमिक नंबर 20 हमने मान लिया कैल्शियम। उसने कहा कोई समस्या नहीं, कैल्शियम 20 हाइड्रोजनों से मिलकर बना होगा, यह मामला उसने बताया। लेकिन इतनी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कोई कर सकता, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादातर आपको सूर्य पे मिलेंगे, सन पे मिलेंगे, वापस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन से कभी कभी वो क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन से कभी कभी क्या, हमेशा ही हाइड्रोजन से वो क्या बना लेंगे, हीलियम बना लेंगे। और वो एनर्जी लाइट आपको पता ही कितनी ज्यादा होती है, पूरे संसार को रोशनी दे रखा है। और कैल्शियम में 20 है, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 100 है तो उसने कहा 100 हाइड्रोजनों से मिलकर बना है, जो कदापि सत्य नहीं है। बड़ी बकवास थ्योरी है। ठीक है, इसने तो बस वैसे ही पीरियोडिक टेबल छपने लगी तो नाम दे दिया। उसने कहा जो एटॉमिक वेट होगा n इंटू एटॉमिक वेट, जो मास है एक हाइड्रोजन का, गुणा कर दो, और
इसने कहा हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट आपको पता ही है 1 होता है, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, होल नंबर कुछ भी, 100 है तो 100, 20 है तो 20, 50 है तो 50। उसने क्या सोचा, उसने सोचा किसी का एटॉमिक मास किस पे बेस्ड करता है, कोई होल नंबर होगा, मतलब कोई पॉइंट में नहीं आ सकता। इसी लफड़े में वो फंसा और यही उसकी ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स हैं। तो देखो एवरी एलिमेंट बन ही नहीं सकता हाइड्रोजन से। अभी मैंने बताया कितना मामला निपटता, कितनी आग निकलती और कैसे कैसे दुनिया तबाह हो जाती। अच्छा एक बात और, एटम बम कैसे बनते हैं और हाइड्रोजन बम कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मामला भी पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, बस धड़ाधड़ मामला आता जाएगा। हाँ कभी कभार वेट करें लेक्चर्स के लिए, कभी कभी समस्या हो जाती, कभी कुछ काम हो जाते, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। एटॉमिक वेट सारे के सारे एलिमेंट का होल नंबर नहीं पाया गया। होल नंबर मतलब पॉइंट में पाया गया, जैसे आप क्लोरीन का देख सकते हैं 35.5 और स्ट्रोमसियम का आप देख सकते हैं 87.6। अगर क्लोरीन का 55.5 है तो कितने हाइड्रोजनों से मिलकर बना, ये पूछी गई बात किससे, प्राउड से। और प्राउड्स बाबा ने हाथ जोड़ लिए, बोला बाबा गलती हो गई, आधा हाइड्रोजन तो जुड़ नहीं सकता, बोला कुछ न कुछ मामला गड़बड़ रहा होगा, क्लासिफिकेशन में समस्या रही होगी। आप आराम से देख लें, इस क्लासिफिकेशन को आप यहां पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे चले क्या, देखो जी चल लेते हैं आगे। फिर उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया। नया साइंटिस्ट कौन था, ये था डोबेराइनर बाबा। इसने तो डोब दिए, नाम ही डोबने वाला है इसका। क्या नाम है, डोबेराइनर ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब होता है 3 एलिमेंट। ट्राइड्स का क्या मतलब होता है, 3 होता है, एक ग्रुप ऑफ 3, यानी कि ट्राइड्स पीरियोडिक टेबल में दे रहे हैं तो बोलेंगे ग्रुप ऑफ क्या, 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होगा, उसी को हम क्या नाम दे देंगे, ट्राइड्स। आपको दिख रहा है ही मेड ग्रुप, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम थी, उसके बेसिस पे उसने क्या कहा, ट्राइड्स। लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसने फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहा। कैसे करना चाहा, देखा उसने कहा ये 3 के ग्रुप बनेंगे, बताऊंगा कैसे ग्रुप बनते, कितने ग्रुप, 3 ग्रुप नहीं होते 10 होते हैं एक्चुअल में, 10 तो 11 भी हो जाते हैं। देखो उसने कहा जो पहला है, अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स चेंज द कलर। उसने कहा जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है जी, एटॉमिक मास कितना है, 7, एटॉमिक मास के बेसिस पे था। दूसरा पोटासियम ले लो, उसका मास कितना है जी, 39। उसने कहा इन दोनों को जोड़ दो और उसका अर्थमेटिक मीन निकालो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 23, जो एग्जैक्टली इक्वल आया किसके, मिडल एलिमेंट के। किसके इक्वल आ गया, मिडल एलिमेंट के। उसने कहा द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट विल बी इक्वल टू मिडल एलिमेंट, बीच वाले के एग्जैक्टली इक्वल आएगा। लेकिन जब अगला क्लासिफिकेशन आया, कैल्शियम 40, बेरियम 137, इसका निकाला गया मीन 88.5 और इसका क्या है 88, यानी कि आसपास निकला। क्या निकला, आसपास। तो उसने वर्ड यूज किया इक्वल नहीं, नियरली इक्वल। क्या यूज किया, नियरली इक्वल। उसने फिर अगला एग्जांपल देखा, क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127 और इसका मीन निकाला 81.25 यानी 81.25, 81.25 आया और यहां पर 80 था। उसने नियरली यूज करना यहां से पक्का समझा कि नियरली इक्वल समझना पड़ेगा। नियरली इक्वल मतलब द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब 2 एलिमेंट है, पहला और तीसरा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 4 होते 4 से करते, लेकिन इसने 3 का ग्रुप बनाया था तो 2 ही होंगे, पहला तीसरा बीच वाले के इक्वल आ जाएगा। आप लाइन लिख सकते हैं, ये बात भी ये मैंने यहां पे नहीं दिखाई है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट विल बी नियरली इक्वल, क्या विल बी नियरली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट, विल बी नियरली इक्वल टू द मिडल एलिमेंट, मिडल एलिमेंट के वो बराबर रहा होगा। ये ग्रुप इसने बनाए, ठीक है जी। अब आप कैसे देखेंगे, क्या आप हर किसी का एटॉमिक मास याद रखेंगे, क्या उनका हर बार अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, नहीं।
हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम चलेंगे Z के डिफरेंस के बेसिस पे, यानी कि जो एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है या तो 8-8 हो या 18-18। जैसे मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे देता हूं HFCl का, देखना जी, यहां पर देखते हैं, यहां पर कहां पर लिखूं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 1, क्या ये दिख रहा है? कलर चेंज कर देते हैं, देखो जी, यहां पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, उसके बाद क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना 17। यानी कि आप यहां से एक चीज देख पा रहे होंगे क्या? अगर आप यहां डिफरेंस देखें, क्या आपको ये एरो दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यहां एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखें 8 मिल जाएगा, यहां फिर से डिफरेंस देखें 8 मिल जाएगा, यानी कि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस मस्ट बी सेम, यहां भी 8 और नीचे भी क्या हो 8, या फिर क्या हो 18-18 हो, ठीक है, या तो 8-8 या 18-18। यहां देख लो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटासियम का 19 होता है। इनका डिफरेंस देखें एटॉमिक नंबर का 8 का, इनका डिफरेंस देखें 8 का, यानी कि या तो डिफरेंस ऊपर वाले दो में 8 का है तो नीचे वाले दो में भी क्या हो 8 का हो, और अगर ऊपर वाले दो में 18 का है, नीचे वाले दो में भी क्या हो 18 का हो। यहां देख सकते हैं आप, यहां आपको 18-18 का मिल जाएगा और मामला आपको ढंग से पता लग जाएगा। या तो डिफरेंस 8-8 हो या 18-18, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, ठीक है जी। ये मामला किसने दिया? डोबेराइनर ने। हालांकि डोबेराइनर ने कोशिश बहुत करी दुनिया को बहकाने की, लेकिन दुनिया बहकावे में नहीं आई। हम साइंस के लोग हैं, हम बहकाए नहीं जा सकते इतनी आसानी से। तो उसके ड्रॉबैक क्या थे, लिमिटेशन क्या थी, कहां फंसा? उसने कहा उस टाइम पर जो अरेंजमेंट थी वो सारे एलिमेंट के लिए सही नहीं थी, सारे एलिमेंट क्लासिफाई नहीं कर पाया वो बेचारा फंसा। नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक, सारे के लिए नहीं थी, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट के लिए क्लासिफिकेशन थी ही नहीं, डी एफ में मामला फंसा। कभी डिफरेंस 18 और उसके नीचे डिफरेंस 32 का आपको अच्छे तरीके से पता है, और नहीं पता कुछ देर बाद पता लग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहां लिखूं, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं 2 8 8 18 18 32 32। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, कभी 18 कभी 32, इस मामले में फंसे तो मतलब वो वैलिड नहीं होगा। दूसरी बात, उनकी प्रॉपर्टीज भी इतने ढंग से मैच नहीं करवा पा रहा था। वो क्यों नहीं करवा पा रहा था? उस टाइम पर इतनी प्रॉपर्टी नहीं पता थी, इतने एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं थे, इतनी उनकी रिएक्शंस, मैकेनिकल्स, केमिकल बिहेवियर, फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल रिएक्शन नहीं करवाई गई थी। वाटर में डिजोल्व करेंगे किसी मेटल को क्या होगा, अमोनिया में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, हाँ वाटर में बोल सकते हैं, एसिड में बोल सकते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, लेकिन सारी प्रॉपर्टी नहीं पता थी, उसमें फंसा। लेकिन दुनिया ने किस बात में लपेटा? जो बात उसने बोली, क्या उसने कहा उनकी प्रॉपर्टी पहले और तीसरे का अर्थमेटिक मीन बीच वाले के इक्वल आएगा। यहां पे वो फंस चुका था, यहां पे फंस चुका था, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं था डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है जी। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। जब मैं साइड में जाता हूं तो आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है जी। इसलिए यह फंडा रहेगा, हर क्लास में ऐसा मामला आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलें आगे, क्या ठीक है। अब उसने कहा, अब बताओ बाबा, अब बताओ उत्तर क्या होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोबेराइनर ट्राइड? डोबेराइनर ट्राइड्स क्या नहीं है, क्या नहीं है डोबेराइनर ट्राइड्स? देखो जी, अगर मैं यहां से यहां जाऊं, डिफरेंस मुझे 8 का मिल रहा है, यहां से यहां जाऊं, डिफरेंस मुझे 8 का मिल रहा है। यहां कैल्शियम से मैग्नीशियम पे जाऊं, क्या डिफरेंस 8 का है, और कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे जाऊं, क्या डिफरेंस 8 का है। देखो जी, मैं बताता हूं आपको, BeMg का सरबारा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है जी। यहां पर इसका एटॉमिक नंबर अगर मैं बताऊं आपको कितना होता है बेरिलियम का, इसका होता है जी 4, इसका कितना होता है
12, इसका कितना होता है 20, इसका कितना होता है देखना जी। यहां पर मैंने क्या लफड़ा किया है, यहां पर 8 8 का डिफरेंस है, यहां पर 8 का डिफरेंस है, तो यहां कितने का डिफरेंस मांगता है? तो सिंपल जवाब 2 8 8 18 18 32 32 50 50 72। देखो यहां 8 8 का है तो यहां पक्का डिफरेंस 18 का रहा होगा, और 18 इसमें जोड़ूं तो 38 एटॉमिक नंबर रहा होगा। यहां डिफरेंस आप देखें 8 का, और यहां डिफरेंस कितने का 18 का। डिफरेंस मस्ट बी सेम, सेम होना चाहिए था, ये सेम नहीं है, ये फॉलो नहीं करेगा। बी वाला हम बता देंगे ये फॉलो नहीं कर पाएगा। आगे ये आप देखेंगे बिल्कुल करेंगे, देखना जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे लिख लेते हैं। फिर ओल्ड स्टाइल से टिप्पो, एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं मैं, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप पेपर में। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 एलिमेंट उसने लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं। उसके बाद सल्फर से लेके सेलेनियम, टेलेनियम, मतलब इनका जो एटॉमिक नंबर है, इसका अगर एटॉमिक नंबर क्या है, इसका अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका एक कम है, इसका 16 रहा होगा। इसका कुछ भी एटॉमिक नंबर हो, इसका कुछ भी, इसका मतलब मान लिया एटॉमिक नंबर 53 हो तो इसका कितना रहा होगा 52। डिफरेंस तो एक का ही मिलेगा, और जस्ट ये 3 और उसके आगे वाले 3 वहां पर एटॉमिक नंबर सेम रहा होगा। यानी कि इसका जो ट्रेंड होगा और इसका जो ट्रेंड होगा, दोनों ट्रेंड सेम होगा, या तो दोनों गलत हैं या दोनों क्या है सही है। और उसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, और ये एमसीक्यूज है, एक ही उत्तर सही हो सकता है और वो हमने बता दिया। फिर भी आपका दिल ना माने तो इसका फिर से देखो 2, अच्छा इसमें एटॉमिक नंबर कितना 8, इसमें एटॉमिक नंबर कितना, इसमें कितना 16, यानी कि यहां पर डिफरेंस आपको कितना मिल चुका है 8। यहां 8 मिला, मान लो यहां 8 मिलता, मान लो यहां फिर क्या मिलता 8, तब भी सही था, लेकिन 8 आ चुका है, यहां 18 और यहां 18, डिफरेंस इसमें भी सेम है और डिफरेंस इसमें भी सेम है, यानी कि ये दोनों बात भी सही है। बात गलत कौन सी है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपके समझ में आया? अच्छा शुरू में समझा रहा हूं, बाद में ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट कैसे सोल्व करें। डायरेक्ट एक बार समझ लो, बाद में बताऊंगा वो मामला, ठीक है। 5-5 सेकंड का खेला है ये, 5-5 सेकंड का खेला है। तो आपको ऑप्शन क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, जो डोबेराई न्यूट्रेट को फॉलो नहीं कर रहा। लेट्स मूव आगे की तरफ चलते हैं, कम ऑन, ठीक है जी। देखो जी आगे हमें क्या मिला है, कौन सा मामला मिला है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स, ऑक्ट का मतलब क्या होता है, ऑक्ट का मतलब होता है 8 एलिमेंट्स। उसने 8 एलिमेंट्स का क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है। कैसे, देखो ही अरेंज्ड एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है मास के, और उसने पाया पहला एलिमेंट जो है और 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम पाई गई। जैसे म्यूजिकल नोटेशन आपने देखा होगा, सारे गामा पा धा नि सा, लिख देता हूं यहां पर, सारे गामा पा धा नि सा, ये मामला था। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां सा है पहले पर और ये 8वें पर क्या है सा, वो उठकर यहां पे आ जाएगा सा और ये 8 बन जाएगा। पहला और 8वां क्या है, सेम है। ठीक उसी प्रकार उसने कहा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। उसके बाद पोटासियम, कैल्शियम। कैल्शियम तक ये रूल लागू था। कहां तक लागू था, कैल्शियम तक। दूसरी बात, यहां पर आप सोच रहे होंगे नियोन एंड आर्गन क्यों नहीं लिखे बाबा। देखो ये पहला एलिमेंट मान लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये 7 हैं, तो 8वां एलिमेंट यहां पर सोडियम मिलेगा।
लेकिन डिस्कवरी जब नियोन की हुई, मामला फंस चुका था। जब इसने एक्सप्लेनेशन दी उस टाइम पर यह नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं थी, ना नियोन पता थी न आर्गन। जैसे ही नियोन आई तो पहला और 8वां एलिमेंट नियोन हो गया और प्रॉपर्टी मैच ही नहीं कर दिया। आपको पता है ये लिथियम क्या है, एक मेटल है, और नियोन क्या है, एक नोबल गैस है। पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन दे के खुश है, ये इलेक्ट्रॉन दे के खुश है ही नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देती नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसलिए इलेक्ट्रॉन देती है। तो ये अच्छी मेटल है, ठीक है जी। तो यहां पर फिर से सोडियम की पोटेशियम से मैच करेगी, ये पहला और ये 8वां हो जाएगा। तो लेकिन यहां से देखा 8वां एलिमेंट हमें क्या मिल गया, आर्गन। कोई भी देख लो, ये बोरोन पहला मानो तो एल्यूमिनियम 8वां। ये मामला ठीक था, लेकिन नोबल गैस आई, मामला फंसा। ठीक है, ड्रॉबैक क्या थी, कैल्शियम तक लागू था। पहली बात, कैल्शियम के बाद लागू नहीं हो रहा था। डी ऑर्बिटल जब आए, डी ब्लॉक एलिमेंट जब आए, डिफरेंस 18 का हुआ, तब इसका मामला ज्यादा फंसा। डिफरेंस यहां इसने कहा था 8 होगा, पहला और 8वां की प्रॉपर्टी मैच करेंगी, लेकिन वहां डिफरेंस ही 18 का हो गया। पहला, उसके नीचे 8वां एलिमेंट मिला ही नहीं, डिफरेंस 18 का। एफ ब्लॉक फिर आए, फिर डिफरेंस 32। ओए होए होए, मामला फंस चुका था। कोशिश बहुत की, सारे का पाधा निशा, म्यूजिक से लवर था ये, पागल था ये, सुनता था गाने, पागल हो जाता था। दूसरा, जब इनर्ट गैस डिस्कवर हुई, इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस कह सकते हैं, इनर्ट गैस कह सकते हैं, रेयर गैस कह सकते हैं, जीरो गैस कह सकते हैं, सारा मामला बताऊंगा क्यों कहते हैं। एक बार ये इंट्रोडक्शन सुन लो ढंग से, ठीक है। नोबल गैस डिस्कवरी हुई, मामला निपट गया। ठीक है जी, आगे चले क्या, देख लो जी, ध्यान से देख लो। अब हम आगे चल लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन फॉलो नहीं कर रहा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन फॉलो नहीं कर रहा, ये मामला आप बताएंगे। कौन फॉलो नहीं कर रहा, ए बी सी डी, आपके सामने ये ऑप्शन है, कौन फॉलो नहीं कर रहा। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा, उसने कहा पहले की और 8वें की प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 8 का। देखो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम कितने का डिफरेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कितने का डिफरेंस, BeMgCa कितने का डिफरेंस, बना आलू गोभी कितने का डिफरेंस। ये डिफरेंस अगर आप देख पा रहे हैं तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। पहली तो यही बात है। दूसरी बात, इसमें कौन से एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे वो देखें। देखो जी, अगर मैं देखूं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, या फिर ये देखूं Na और रुबिडियम, यहां डिफरेंस 8 का है, यहां डिफरेंस 18 का, निपट गया। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहां डिफरेंस 8 का, यहां डिफरेंस 18 का, ये निपट गया। या तो ये तरीका है, या दूसरा, एटॉमिक नंबर 20 तक ही तो लागू था। कितने तक लागू था, एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम तक मामला है तो ठीक है, एटॉमिक नंबर 20 से आगे गया क्या, यस गया, ऑप्शन काटो। 20 से आगे गया क्या, काट दो। देखो 20 से आगे एटॉमिक नंबर है तो ऑप्शन ए काट दिया, ब्रोमीन 20 से आगे है, काट दिया। ये तो 20 तक है, गैलियम 20 से आगे है क्या, काट दिया। यानी कि ये कैल्शियम तक लागू था, तो उत्तर कैल्शियम है। पहला तरीका सोल्व करने का। दूसरा, BeMgCa, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 20, डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, खूब पेट भर भर के 8, और यहां डिफरेंस 8, डिफरेंस सेम है, लागू हो जाएगा। डिफरेंस भी सेम है और कैल्शियम तक लागू था, कैल्शियम वाला रूल भी अपना अप्लाई हो गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होते हैं वो पिछले का एक बढ़िया तरीके का रिवीजन बताता है कि आपको मामला समझ में आया है या नहीं आया है, इसलिए इन क्वेश्चन पे भी गौर करें। चलें आगे, ऑप्शन देख लो, इसका सी है करेक्ट। आगे चल लेते हैं। अब देखो लोथर मेयर ने क्या मामला रचा, इसने क्या कहानी करी। ये बात है 1869 की। कितने की बात है, 1869।
1869 में कौन पैदा हुआ था? याद बताओ। क्या टकला गांधी पैदा हुआ था? बता दो। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में एक टकला पैदा हुआ। उसी समय 2 पीरियोडिक टेबल दे डाली, पहली ये और दूसरी बाद में डिस्कशन करते हैं। उसने क्या किया, एक कर्व बनाई, एक कर्व प्लॉट की, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट। अच्छा, ये लोदर मेयर की कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें से 5 क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन आप ध्यान रखें, उसके अलावा आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकता। पहला क्वेश्चन, ग्राफ किस किस के बीच में था? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच पे ये मामला। ऐसे ऐसे ग्राफ बना, या फिर आप सिंपली इसको ऐसे बना सकते हैं, 4 बनेंगे ऐसे ऐसे, 4 देखो, 1 2 3 4, 4 टॉप पॉइंट, 4 नीचे बनेंगे और कुछ देखो ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, असेंडिंग है डिसेंडिंग है। बस ये 4 क्वेश्चन देखना। ये लिखे हुए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जैसे एल्कली, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ऑक्यूपाई पीक पोजीशन, ये बिल्कुल पीक पोजीशन ऊपर रखेगा। यहां पर देख सकते हैं आप, पीक पोजीशन पे पूछेगा। सवाल नंबर 1 किस किस के बीच में? ये रहा एटॉमिक वॉल्यूम एटॉमिक वेट, सवाल नंबर 1 था ये। सवाल नंबर 2, पीक पे कौन कौन है? पीक पे एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे। ठीक है, ये था पहला। दूसरा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल BeMgCa कहां रखे गए? डिसेंडिंग में। कहां रखे गए? जैसे नीचे जा रहे हैं Be, नीचे जा रहे हैं आ गया, नीचे जा रहे हैं आ गया, नीचे जाते जाते यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। यह मामला आप गौर फरमाएं। ठीक है जी, ठीक, आगे चल लेते हैं। अच्छा, ये छोड़ दो, ठीक है, कैल्शियम यहां आएगा, नीचे जाते टाइम आ जाएगा, टाइप करते टाइम हो जाता थोड़ा बहुत एरर, कोई बात नहीं। देखो जी, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिख दिए, कहां पर? डिसेंडिंग। मेटलॉइड्स, जो मेटलॉइड्स माने थे जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलेनियम, ये टेलेरियम कहां रखे जाएंगे? ये देखो जी। अच्छा, उसके साथ साथ ट्रांजिशन मेटल भी बॉटम पर रखी गई। कहां रखी गई? बिल्कुल बॉटम पर, बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन पर यहां पर रखी गई। कौन? मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन मेटल। सवाल नंबर 4 ये हो जाएगा। सबसे नीचे बॉटम पर क्या रखा गया? मेटलॉइड्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट। वो कहे मेटलॉइड्स, मान ले वो कह दे कि सबसे नीचे कहां पर? बॉटम पे कह दे। बॉटम पे कौन सा प्रेजेंट था? ऑप्शन ए दे दे, आपको कह दे क्या वो ए सोडियम था, क्या वो बी, क्या वो मैग्नीशियम था, ऑप्शन सी क्या वो पोटेशियम था, ऑप्शन डी क्या वो सिलिकॉन था। तो आपको ध्यान रखना है, बस मेटलॉइड्स हो या ट्रांजिशन एलिमेंट हो, डी ब्लॉक वाले ट्रांजिशन, जिंक, कैडमियम, मरकरी, उनको छोड़कर, तो हमें दिख रहा है सिलिकॉन। बाबा सिलिकॉन, तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, क्योंकि मेटलॉइड्स है। चौथा प्रश्न क्या कहता है? 4th क्वेश्चन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि हैलोजन सबसे नेगेटिव थे, इलेक्ट्रॉन खाने के बड़े ही भूखे आदमी थे। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्यूपाई असेंडिंग पोजीशन। इनको कहां रखा गया? यहां पर असेंडिंग पोजीशन में फ्लोरीन, क्लोरीन, यहां पर ब्रोमीन, आयोडीन। आप देख पा रहे होंगे ये 5 सवाल, 4 ये पॉइंट है। कहां कहां कौन कौन था? 5वां ग्राफ किसके बीच में था? खत्म। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा वो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसी चीज में इंटरेस्टेड है, नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नो समस्या एट ऑल। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी तो आपको। आगे है मेंडलीव। बाबा मेंडलीव ने क्या किया? मेंडलीव के तो पहले ही हमने हाईलाइट कर रखे हैं, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव बाबा, मेंडलीव ने कब दी? मैं कह रहा था 1869 में फिर से लोदरमेयर और इन्होंने एक साथ मामला बिठाया था। उसने कुछ दिन पहले, इसने कुछ दिन बाद में। तो किसके ऊपर बेस्ड था? पहली बात, एटॉमिक वेट बोलो या एटॉमिक मास बोलो, ठीक है। उस टाइम एटॉमिक वेट था, आज के टाइम पे एप्रोप्रिएट वर्ड एटॉमिक मास। पहली बात ये ध्यान रखनी। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 63। यानी कि मेंडलीव ने दम तो लगाया है। दम क्या लगाया है? कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहा है, कोई कर्व बना रहा है, कोई 2 का ग्रुप बना रहा है, कोई 8 का।
इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने कहा एटॉमिक मास के बेस पे चलेंगे, जिसका मास कम वो पहले, जिसका मास ज्यादा वो बाद में। दैट्स इट। 63 एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। 63 एलिमेंट एटॉमिक वेट के बेस पे था, मास के बेस पे था। कितने पीरियड हॉरिजॉन्टल थे, हॉरिजॉन्टल रोज थे, उनको पीरियड बोल दिया गया। कितने पीरियड थे? 7। उस टाइम 7 पीरियड थे, आज तक 7 पीरियड है, ध्यान रहे। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को उसने ग्रुप बोल दिया। उस टाइम पर ग्रुप कितने थे? 8। आज कितने हैं? 18। तो 2 ग्रुप में बटा, एक को ए बोला, एक को बी बोला। यानी कि आपने देखा होगा 3A 3B 4A ऐसे ऐसे सुना होगा, 6B ऐसे ऐसे, ठीक है। ये ए और बी में डिवाइड किया था। कैसे? सब ग्रुप ए उसमें क्या रखा गया? नॉर्मल एलिमेंट को रख दिया, और जो ग्रुप बी था, सब ग्रुप जो बी था, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट को रख दिया। इसने ट्रांजिशन एलिमेंट की सेपरेशन के बारे में अच्छा डिस्कशन किया था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें पढ़ते हैं, लेकिन आपके काम में यही आ जाएगा। ये लाइन है, बस इनको ढंग से देखिए। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम। ये कहता जो सेम ग्रुप में रखे जाएंगे, सेम ग्रुप में रखे जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम तरीके से देते हैं, कलर थोड़ा ठीक ठाक दिखाते हैं। और जैसे लिथियम एक फ्लोरीन के साथ जुड़ता है, सोडियम भी एक फ्लोरीन के साथ जुड़ता है। जैसे कैल्शियम 2 क्लोरीन से जुड़ेगा, मैग्नीशियम भी 2 क्लोरीन से, यानी कि ये प्रॉपर्टी इनकी क्या थी? सेम। लिथियम पोटेशियम एक में, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ग्रुप में आते हैं, ऊपर मैग्नीशियम नीचे क्या आता है? कैल्शियम। बस प्रॉपर्टी बताना चाहिए। क्या आपको यह मामला समझ में आया है? आया है तो आगे चल लें क्या? चल लें क्या आगे? बिल्कुल चलें। लो जी, ये थी जी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसमें कहीं 2-2 एलिमेंट रखे हुए हैं, कहीं 2-2 एलिमेंट है, ये क्या हो गया, ठीक है। और कहीं कहीं इसने जगह खाली छोड़ रखी है, देख सकते हैं। अच्छा, इसका को खास अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इसको अभी याद न रखें, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न ही याद रखें, मॉडर्न ही हमारे काम आती है, ठीक है जी। उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया जी अपने पास क्या? मेंडलीव। क्या आया? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसने कहा स्टडी ऑफ एलिमेंट बिकम्स इजी, ठीक। उसके मेरिट क्या क्या है? मेरिट मतलब उसके फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या बात उसने बताई, क्या हो जाएगा हम अगर वो पढ़ लेंगे तो, ठीक है जी। मेरिट्स हैं उसकी, फायदे। तो इजी हो जाएगी उनकी स्टडी, मतलब हम आसानी से देखेंगे उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूं लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके नीचे सोडियम हो, पोटेशियम हो, 1-1 इलेक्ट्रॉन देंगे। अगर मैं कहूं बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सारे के सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये इजी हो गया था। दूसरी, जो नए एलिमेंट थे उसने प्रेडिक्शन लगाया, अनुमान लगाया। जैसे गैलियम को उसने नाम क्या रखा? इक्का एल्यूमिनियम। एससी स्कैंडियम को क्या नाम रखा? इक्का बोरोन। गैलियम को क्या नाम रखा? जर्मेनियम जो है उसको क्या नाम रखा? इक्का सिलिकॉन। और टेक्नीशियम को क्या नाम रखा? इक्का मैग्नीशियम। याद रखने का तरीका, 4 ही एलिमेंट थे जो आगे डिस्कवर हुए, यानी कि उसके तुक्के के हिसाब से, उसके अनुमान, उसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से डिस्कवर हुए, मतलब आए, ठीक है। तो यहां याद रखेंगे तो यहां पहला कौन है? Ga, दूसरा कौन है? Sc, तीसरा कौन है? Ge, और यहां पर टेक्नीशियम Tc। तो गंगा से जमुना तक याद रख लेंगे, गंगा से जमुना तक, ठीक है जी। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। उसने कहा कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिसकी प्रिडिक्शन, जिसका आइडिया उसने पहले लगाए। 4 एलिमेंट हैं गंगा से जमुना तक, गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, टेक्नीशियम। खत्म, बोलो जी। दूसरी बात, ये सारी की सारी थी भी क्या? मेटल्स। क्या थी? मेटल्स। उसने 4 मेटल्स के बारे में बताया और बिल्कुल सही बता पाया है। अगर मैं कह दूं कि उसने कौन कौन सी डिस्कवर की, बता सकते हैं? कौन सी एलिमेंट डिस्कवर करी? एक भी नहीं। कौन कौन सी का आइडिया लगाया? इन 4 का लगाया। जैसे ऑप्शन में दे दूं, ऑप्शन ए में Ga, बी में
Hc, सी में मैं दे दूं फ्लोरीन, डी में मैं दे दूं Tc, कौन सा रहा होगा? आप अच्छे तरीके से आंखें फाड़ फाड़ देख पाएंगे, आपको दिख जाएगा यहां पर फ्लोरीन है और वो एक नॉन मेटल है, तो ये नहीं थी, ये गलत है, वो क्लासिफिकेशन उसने दी थी, हम आसानी से बता देंगे। अगर वो पूछे कौन सा नहीं था, कौन सा डिस्कवर, कौन सी की प्रिडिक्शन उसने नहीं दी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, हम ये आसानी से बता देंगे। ठीक है, उसने एटॉमिक वेट बताना चाहा, जैसे वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट करके, जैसे मतलब मैं कहूं बीई की एक +2 और एक बीई की कितनी +3, यानी कि इसका एटॉमिक वेट कितना है 4.5 से मल्टीप्लाई, एक तो 3 को करूं मैं, 3 को करूंगा तो 4.5 इंटू 3, तो उत्तर क्या आ जाएगा 4 × 12 और 1 13.5 आ जाएगा। और उसका जो चार्ज था, वैलेंसी थी, वो 2 निकली, 2 इंटू क्या लिखा 4.5, तो क्या आ गया 9 आ गया। ये मामला उसके हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहा था, बिल्कुल सही बैठ रहा था उसके मास के हिसाब से, यानी कि उसने एटॉमिक वेट वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, तो कौन कौन से एलिमेंट 5, यू बेईमान इंसान अहो पिटोगे। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं यू बेईमान इंसान को, ठीक है, या फिर यू बेईमान इंसान आऊं क्या पिटोगे। ठीक है जी, ये 5 एलिमेंट आप याद रखेंगे, इसको चाहे आप ना भी याद रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखें उनकी जो एटॉमिक वेट थे, एटॉमिक वेट उसने वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से बताए, कौन से 5 एलिमेंट थे, ध्यान रखें ये बात। मेरिट्स डीमेरिट्स, अच्छा ये ध्यान क्यों रखने, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है। ठीक है जी, या फिर 5 साल बाद बदल जाएगा, हालांकि यहां से सवाल अभी आते नहीं है, अभी एकदम स्किप कर दिया, लेकिन हो सकता है किसी साल भर भर के सवाल दे दे और वो इस नाम से नहीं किसी और नाम से पूछना चाहेगा। ठीक है, वो हिंट देना चाहेगा और चीज पूछना चाहेगा। अब यहां पर डीमेरिट्स, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो नहीं बताया, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया, वो पागल हो गया, बोले हाइड्रोजन की पोजीशन में कभी भी फिक्स नहीं कर पाया, आज तक नहीं है, कभी एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ग्रुप नंबर 1 की प्रॉपर्टी है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ग्रुप नंबर 17 की प्रॉपर्टी है, दिखाई नहीं पाया। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप की पोजीशन पर भी वो फंसा। क्यों फंसा, क्योंकि उसने एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफाई किया, और एटॉमिक मास क्या है, आइसोटोप के अलग अलग होंगे, आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, और एक्चुअल क्या होता है, एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रॉन रखता है, उसे आइसोटोप बोलते हैं। एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोप। जैसे कार्बन का 12 भी हो सकता है, कार्बन का 13 भी हो सकता है, कार्बन का 14, और नाइट्रोजन का एक मास, उसका मास कितना है 14, 15 वाला नहीं ले रहे, कार्बन भी 14 है, नाइट्रोजन भी 14 है, किसको पहले रखें। ऐसे मामलों में, ऐसी दुविधा में, इस झंझट में वो फंसा। ठीक है जी, मतलब सारे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइक एलिमेंट वर प्लेस्ड, एक जैसे एलिमेंट थे, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड, उसने क्या करा, जो एक जैसे दिखने वाले थे अलग अलग ग्रुप में रख दिए, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी बट ग्रुप उसके अलग अलग थे, वहां फंसा वो। और जो एक जैसे नहीं थे उसने सेम ग्रुप में रख दिए। ठीक है, ये आगे बढ़ेंगे, ब्रीजिंग एलिमेंट में पढ़ाऊंगा, ब्रीजिंग एलिमेंट लिख सकते हैं आप, इसका आगे चल के आएगा। इट वॉज नॉट क्लियर दैट लेंथेनोइड एक्टोनोइड कौन से ग्रुप में रखूं, 3A में रखूं या 3B। अच्छा, इसको रोमन वर्ड में ज्यादा लिखते हैं, 3A एंड 3B, 3A में रखूं या 3B में रखूं, वो बस गया। ठीक है, टाइपिंग में हो जाता कभी कभी, ये लिखें, ये ऐसे होते 3A रोमन वर्ड उसने लिखे, ए और बी लिखेंगे तो रोमन वर्ड लिखेंगे। बोलो जी, समझ में आया या कोई समस्या, कोई डाउट है। इसकी डीमेरिट्स थी, और डीमेरिट्स का मतलब इसका मामला भी निपट जाएगा, इसको भी फेल कर दिया जाएगा, इसको भी ढंग से नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है जी, क्या हम आगे चल सकते हैं, आप यहां से आराम से पॉज करके लिख भी सकते हैं। ठीक है जी, बड़ी आसानी से यहां पर लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, ये मेंडलीव की थी आगे। अच्छा, लॉन्ग फॉर्म
या प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? देखो मैं बता देता हूं। देखो वैसे तो इससे पहले वो ही पढ़ लेते हैं हेनरी मोसले की, लेकिन कोई नहीं, पहले ये मैं बता देता हूं। लॉन्ग फॉर्म थी या प्रेजेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किन लोगों ने दी? बोर, ब्यूरी, रैंग और वार्नर, ये 4 साइंटिस्ट हैं। इनके बेस पर जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो इन 4 साइंटिस्टों की है, वो हेनरी मोसले की नहीं। ठीक है, हेनरी मोसले ने काफी किया था, हम बोल देते हेनरी मोसले की, लेकिन हेनरी की नहीं है। ये कितने की है? ये 5 की है, 4 की, इन 4 साइंटिस्ट की है। किस पे बेस्ड थी? बोर ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट था, और एटॉमिक नंबर, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट मिला दिए गए थे। और हेनरी मोसले का केवल एटॉमिक नंबर के बेस पे था। क्या था? केवल एटॉमिक नंबर। अच्छा, इन्होंने क्यों क्लासिफाई किया? हेनरी मोसले की पीरियोडिक टेबल से कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। आगे सवाल करेंगे, मैं बता दूंगा कौन से सवाल थे, वो किस में फंसा भी जाएंगे उसमें, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज एटॉमिक नंबर। आप कहिए क्या बात कर रहा है, एटॉमिक नंबर और उसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं, अभी देखेंगे। जैसे हीलियम है 1s2, आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, एस में आए हैं, तो उसे पी ब्लॉक में रखूं या एस में रखूं, इस मामले में फंसेंगे। एस ब्लॉक का होता है, समझाऊंगा थोड़ी देर में। यह मॉडल किसके द्वारा है? रैंग एंड वार्नर के द्वारा। मॉडल का प्रपोजल किसने दिया? रैंग एंड वार्नर ने। 7 पीरियड 18 ग्रुप, एज यू नो वेरी वेल, 7 पीरियड 18 ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहां पर उसने कहा हम मोस्ट ऑफ द टाइम एटॉमिक नंबर पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या है? मतलब मोटा मोटी तौर पर एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी दी। एक आध दिक्कत होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। ठीक है जी, बोलो जी, आगे चलें या हेनरी मोसले की बताऊं? बोलो, या नहीं बताऊं? बोलो। ठीक है, अच्छा लो जी, हेनरी मोसले बाबा भी आ गए। उसने क्या कहा? देखो इधर, ये हेनरी मोसले की आप मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कह सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड थी? केवल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड थी। और अभी मैंने बताया आज की जो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है। ये किस पे है? एटॉमिक नंबर, इसलिए इसको मॉडिफाइड बोला जाता है। ठीक है जी, मोसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी के नाम से दुनिया सोचती कि मोसले ने किया है। मोसले ने क्या किया? ये ग्राफ बना दिया, ठीक है, ये ग्राफ बना दिया, 2 ग्राफ बनाए। इधर रख लिया उसने किसको? फ्रीक्वेंसी को। इधर रख लिया किसको? फ्रीक्वेंसी को। एक बार तो रखा उसने एटॉमिक मास और एक बार रखा एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब एक बार मैं ग्राफ बनाता हूं। जैसे उसने ग्राफ बनाया, जैसे ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन कोई पॉइंट ऊपर, कोई पॉइंट नीचे, कोई पॉइंट ऊपर, कोई पॉइंट नीचे, ऐसे वो वेरी करता रहा। बट जब एटॉमिक नंबर लिया तो बिल्कुल एग्जैक्टली सारे पॉइंट मिडल पे आ रहे थे, बिल्कुल लाइन के बीच में आ रहे थे। इसका क्या मामला? यही वो लाइन है, यही वो लाइन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। क्या है? देखो, मोसले डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसका? बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन एक्सरे। उसने क्या किया? क्या किया? बॉम्बार्डमेंट करवाई। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन एकदम से डाल दिए उसने हाई स्पीड से, मेटल अलग अलग ली, मेटल वो चेंज करता रहा। ठीक है, हाई स्पीड करने के बाद उसके एक्सरे ले ली उसने, एक्स रेज ले ली उसकी, और एक्स रेज लेने के बाद एक ग्राफ ये मिला और एक ग्राफ ये मिला। उसने आइडिया लगाया कि इस पे तो ऊपर नीचे आ रहा है, लेकिन यहां पर अगर मैं एटॉमिक नंबर टिका दूं, एटॉमिक नंबर टिका दूं तो ग्राफ बिल्कुल सही आ रहा है। इसलिए किसके ऊपर बेस्ड? उसने कहा किसको? किसको? मेंडलीव बाबा को। बोला मेंडलीव बाबा, आप एटॉमिक मास की जगह अगर एटॉमिक नंबर ले लें तो मामला सही हो जाएगा, आप फंस ही नहीं सकते, सही हो जाएगा। इसलिए मॉडिफाइड बोला गया है। इसलिए क्या बोला गया है? मॉडिफाइड। जिसमें क्या मिला? सीधा था, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। जेड क्या है जी? एटॉमिक नंबर।
वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी देखो ये अंडर रूट और इसके नीचे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है जी, क्या ये मामला समझ में आया? क्या ये अच्छा आप ये सोचते हो ना मोसले ने ऐसे डायरेक्ट देख के बता दिया कि ना एटॉमिक नंबर ले लेना, एक्सपेरिमेंट किए थे फिर मामला पलटा था। ठीक है जी, मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, आगे चले, मोजले वाली मॉडर्न वाली में डिफरेंस पता लगा। ठीक, आगे चल लेते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका डिस्कशन फिर करेंगे, अभी नहीं करेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहूँ आपको एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या थे, कैसे थे, आओ उनकी चर्चाएं बिठा लेते हैं। अब गौर से सुनना, अब बहुत काम की है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ उनमें काम आएंगे, एस ब्लॉक का मामला है, जरा पेशेंस रखना। एस ब्लॉक एलिमेंट, देखो जी यहां पर उसने क्या लिया, एस ब्लॉक एलिमेंट का जिक्र किया। क्या जिक्र किया, एस ब्लॉक एलिमेंट की, देखते हैं क्या क्या है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आए उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट हम किसे बोलेंगे, आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आ जाए वही क्या है, एस ब्लॉक है। जैसे हाइड्रोजन का लिखा 1s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन s में है तो s ब्लॉक है। जैसे लिथियम 1s2 2s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन s में तो ये भी क्या है, s ब्लॉक एलिमेंट है। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन s में है तो ये भी s ब्लॉक एलिमेंट है। आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां एंटर करेगा वही s ब्लॉक है। अच्छा ये लिखे क्यों है, ताकि आपको आसानी हो नोट्स बनाने में, क्योंकि आपको नोट्स बनाने पसंद है, उसमें आसानी हो, मुझे पूरा लिखना नहीं पड़े, सीधी सी बात है। और मेरा कोई फायदा नहीं है इस चीज़ में, मेरा तो नुकसान ही है। पहले ये टाइप करवाओ और फिर देखो थोड़ी थोड़ी बातें समझाने को मिलती हैं, कोई बात नहीं। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में कितने आ सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ns 1 से लेकर 2 तक, वे हर n की वैल्यू वारी करेगी 1 से लेकर 2। जैसे 1s1 2s1 3s1 ये वेरी कर रही है। ये अभी मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, गौर से देखें। 1s1 आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, 1 में, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, 2s में, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, 3s में। यानी कि ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 ये चेंज होती रहेगी। ये क्या है, ये एक्चुअली पीरियड नंबर है। क्या है, पीरियड नंबर। ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट हम डायरेक्ट बताएंगे कौन से पीरियड का, कौन से ब्लॉक का, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, तब पता लग जाएगा। ये आगे जो पीरियड है इसको देखेंगे वही। अगर ns1 है तो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आएगा, फर्स्ट में। अगर ऐसे आ जाए बेरिलियम 1s2 2s2 आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से बिलोंग करेगा, सेकंड से बिलोंग कर रहा होगा। कौन से, सेकंड से। ये मामला है। आगे फर्स्ट ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्या होंगे उसमें एल्कली मेटल होंगी। फर्स्ट में क्या होंगी, केवल एल्कली मेटल, बिकॉज दे रिएक्ट वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। मतलब पहले ग्रुप में जो है उन मेटल को हम एल्कली बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कली बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं, बेसिक नेचर हो जाता है। सेकेंड ग्रुप एलिमेंट कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला गया उन्हें बोला गया एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोला गया, उनके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, एल्कली बनाएंगे, और ये अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती हैं, सोयल में पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती है, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। इसलिए उनके आगे एक वर्ड और लगा दिया गया, क्या, अर्थ। क्योंकि पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप नाम तो अलग अलग चाहिए, और चाहिए तो एल्कली मेटल, और इसको नाम क्या रखा गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सुनना, जो पहला ग्रुप है यहां दिखेगा आपको, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन को छोड़कर
बाकी जो सारी बचे हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो सारी बची हैं उन्हें एल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल। दूसरा, अगर मैं यहां पर ग्रुप नंबर 2 BeMg बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो इसमें Be को छोड़कर सारी अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं और सबको Be को छोड़कर एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सी एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है सेकंड पीरियड में, कौन है? Be। ठीक है, ऑप्शन ऐसे दे दें कि वो कहे मेरे पास है कैल्शियम, B है बेरिलियम, C है कैल्शियम पोटेशियम कैल्शियम और यहां पर सोडियम। उसने कहा नेम द, हाँ देखो बिलोंग नहीं कर रही, कोई भी बिलोंग नहीं कर रही। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? इसमें क्वेश्चन में फंसाएगा आपको। कैसे फंसाएगा? इसमें आप पागल हो जाएंगे, MCQs है या MSQ है, क्योंकि आप भाग कूदेंगे के और अन्य दोनों उत्तर नहीं है। ये एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में कैसे सवाल आया? देखो वो कहेगा इनमें से कौन सी ऐसी मेटल है जो सेकंड ग्रुप से बिलोंग करती है और एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। ढंग से सुनना, सेकंड ग्रुप से बिलोंग करे और एल्कलाइन अर्थ मेटल ना हो तो ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है पोटेशियम, सोडियम फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकंड में कैल्शियम और क्या बचा? Be। और कैल्शियम तो क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है और Be नहीं है, तो Be इज द करेक्ट आंसर। ऐसे फंसा सकता है वो, इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा जरूरी है। टाइप ऑफ क्वेश्चन में बताऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? फ्रेंसियम और रेडियम। ये ध्यान रखिए, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। गैसियस एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम अभी टूट पड़ेंगे। हीलियम तो बाबा ग्रुप 18 का है, नोबल गैस है, P ब्लॉक है। S में कैसे? पेशेंस रखो, थोड़ी देर में बताता हूं। S ब्लॉक एलिमेंट ही मानेंगे। लिक्विड एलिमेंट कौन से हैं? पहला सीजियम, दूसरा फ्रेंसियम। अब फिर टूट पड़ेंगे कि बाबा ये फ्रेंसियम सीजियम कहां से ले आया? पूरी पीरियोडिक टेबल में 10वीं तक 2 ही लिक्विड पड़े हैं, एक मरकरी जो मेटल होती है, एक ब्रोमीन जो नॉन मेटल होती है, तीसरा लिक्विड आता ही नहीं। तो सुनो ढंग से, मैंने कहा लिक्विड एलिमेंट है कितने टेम्परेचर पे? इस टेम्परेचर को ध्यान से देखें आप, कितने पे? 28.44। फ्रेंसियम कितने पे है? 27। और वो जनरल बात की थी हमने, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, हल्का सा टेम्परेचर उठा, ये क्या बन जाएंगे? लिक्विड। ठीक है जी। लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? सभी को पता है ये तो, हाइड्रोजन। एलिमेंट्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल, फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल में। आपने सुना होगा वाई सोडियम और पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो ढंग से सुने, सोडियम पोटेशियम नहीं, सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। अच्छा, हाइड्रोजन तो गैस होगी, उसको तो रखेंगे नहीं, सॉलिड रखे जाते हैं। ठीक है, अब एक लिथियम आप सुनोगे, लिथियम के वैक्स की कोटिंग की जाती है, उसको हम केरोसिन ऑयल में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? केरोसिन ऑयल में जैसे ही रखेंगे वो लाइटेस्ट एलिमेंट है उनमें। किसमें? फर्स्ट पीरियड में। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद सबसे कम मास किसका है? लिथियम का है, इसलिए हम लिथियम को लाइटेस्ट बोल देते हैं। उसके बाद जो बचे हुए हैं, मतलब जो केरोसिन ऑयल में रखते हैं एल्कली मेटल्स, उनमें सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन था? लिथियम। उसे डालेंगे, वो तैरकर ऊपर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? तैरेगा और ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद वो रिएक्शन कर लेगा, उसकी रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? वैक्स के साथ कोटिंग कर देते हैं, क्योंकि लाइट वेट है, तैरेगा, ऊपर आ जाएगा। ग्रुप एलिमेंट के सारे छोड़ के किसको? लिथियम को। अच्छा, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन तो गैस है, गैस को केरोसिन ऑयल में क्यों रखेंगे? सॉलिड को रखते हैं, यह बात ध्यान रहे। ठीक है जी, क्या ये मामला आपको समझ में आया है? ये काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, इसलिए टाइप फॉर्म में है। ठीक है, लिखने में टाइम लगता, टाइम सेविंग मेथड है ये। ठीक है जी।
बोलो जी, आगे चलें क्या? लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलें। देखो, अब आओ इस मामले पे, अब आ जाओ इस मामले पे। इस मामले में आपको क्या दिखेगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में एलिमेंट बताओ, बताता हूं। सबसे पहले यहां पर हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है जी। अब देखो, अब इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे हाइड्रोजन की पोजीशन तो आज तक फिक्स नहीं है, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक कैसे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ठीक, तो आपके पास बचे कितने? 2 3 4 5 6, 6 और 6 12। क्या ऑप्शन 12 है? वो ऑप्शन टिक करेंगे कितना? 12। जो दिमाग लगाएगा ना 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 ना, हाइड्रोजन भी यही है, हाइड्रोजन भी यही है, 7 और 6 13, वो ऑप्शन कितना टिक लगाएगा? 13। ठीक है जी। एक आध भूल चूक के वो क्या लगा देगा? 12। बट द एक्चुअल आंसर इज 14। क्यों? 13 तो ये, और एक एलिमेंट कौन सा? हीलियम। कौन सा? कौन सा जी? लो, कौन सा? हीलियम। अच्छा, हीलियम क्यों? हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखे आप, 1s2, और s2 मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? s में, s ऑर्बिटल में, और s ऑर्बिटल में एंटर किया है। किसमें एंटर किया है? s ऑर्बिटल। और जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है वही उसका क्या होता है? ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। यानी कि ब्लॉक कौन सा हुआ? s ब्लॉक हुआ। और s ब्लॉक हुआ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 13 ये और एक ये, कितने एलिमेंट हो गए? कितने हो गए? 14 हो गए। कहेगा बाबा हम नहीं मानेंगे, जो हीलियम का जिक्र कर रहे हो सबको पता है, पीरियोडिक टेबल हमारे घर में बड़ी बड़ी लगा रखी है हमने, कई लैब में देखा है, कई स्कूलों में देखा है, और वो बेच रहे थे नई पीरियोडिक टेबल, उसमें भी हीलियम ग्रुप नंबर 18 में था। हाँ हाँ ठीक है, 18 में रखते हैं, लेकिन एस ब्लॉक में कंसिडर भी करेंगे। क्यों करेंगे? आओ मैं आपको इसका अभी उत्तर दे देता हूं। अच्छा, करेक्ट आंसर 14, क्योंकि इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? एस में। अब देखो, मैंने कुछ देर पहले एक बात आपको बताई थी, कुछ देर पहले एक बात आपको बताई थी। कौन सी बात बताई थी? कौन सी बात बताई थी? अभी दिखा देता हूं मैं। 4 साइंटिस्ट आए थे, कूद कूद के पड़े थे, 4 साइंटिस्ट आए थे। ठीक है जी, ये आ गए हैं वो साइंटिस्ट। इन्होंने क्या कहा था? देखो, ये 4 साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट देखें, प्लस एटॉमिक नंबर देखें, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हीलियम 1s2, और ये कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। कौन सा है जी? एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आया क्यों है? क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस एटॉमिक नंबर दोनों पे बेस्ड है, और यही वो कंफ्यूजन दूर करती है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। लिखो जय महाकाल जय भोलेनाथ। बोलो जी, क्या ये मामला आपको समझ में आया? अगर आया तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? 14 हुआ। क्या हुआ जी? 14। बोलो जी, किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर है डाउट तो बोलें, हम यहीं पे रुक जाएंगे। बोलो जी, ठीक? नहीं है तो हम आगे चल लेते हैं। ठीक, देखो जी, पी ब्लॉक एलिमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा, काम की बहुत चीज है। पहली बात, लास्ट बात वही है, पी ऑर्बिटल में एंटर करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। लेट्स सपोज बोरोन, एटॉमिक नंबर कितना है जी? 5, 1s2, 2s2, 2p1, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया?
आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर एंटर किया है जी, किसमें किसमें पी में, और पी में एंटर किया है तो ये क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक है जी। कौन सा ब्लॉक है जी, पी ब्लॉक। ये मामला है जी, ठीक है। आगे चल लेते हैं। आगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NH2 और NP में 1 से लेकर के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, और यहाँ पर जो पीरियड नंबर हैं 2 से लेकर 6 हो जाएंगे, क्योंकि पीरियड टोटल 7 होते हैं। पहले पीरियड में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, क्या देखने को मिल जाएगा, पहले पीरियड में कभी भी पी के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 2 से 6 नहीं, 2 to 7 करो, 2 to क्या करो 7, ठीक है जी, 2 to क्या कर देते हैं 7। ये बात आप ध्यान रखें, 2 से लेकर के 7 तक, ठीक है जी, बोलो बिल्कुल सही। क्योंकि देखो ये पुराने वर्जन के हिसाब से ये भी सही है, लेकिन आजकल ये डिस्कवर हो चुका है, थोड़ी बहुत हो जाती है उनसे, टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज 6। कितने, 6। देखो जी, एस में आएंगे 2, पी में आएंगे 6, डी में आएंगे 10, एफ में कितने आ जाएंगे 14। डिफरेंस देखिए हर बार 4 का मिलेगा, डिफरेंस हर बार 4 का मिलेगा। आप पहला याद रखें, एस में तो आगे 4 ऐड करते चले जाएंगे। आगे चल लेते हैं। देयरफॉर पी ब्लॉक एलिमेंट डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप, 6 ग्रुप में है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है जी। यानी कि उसने कहा अगर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ग्रुप कितने बनेंगे, 6। एस ब्लॉक में, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो ग्रुप कितने बनेंगे, पहला ग्रुप, दूसरा एल्कली मेटल और दूसरे को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे। तो यहां पर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नोबल गैस, उनको चेल्कोजन, हेलोजन, निकोजन, आइस, सारे नाम देखेंगे, टेंशन ही मत लो आप, सब कुछ लिखा लिखा मिलेगा। ग्रुप 18 में जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 और NP कितनी है, 6। उनके ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए उनको नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस बोला गया है, ठीक है। गैसियस एलिमेंट, गैस कौन कौन सी मिलेगी यहां पर, नाइट्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, फ्लोरीन मिलेगी, क्लोरीन मिलेगी, हीलियम मिलेगी, नियोन मिलेगी, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये यहां पर आपको मिल जाएगी। ये डिफरेंट टाइप की क्या थी आपके पास, गैस थी। यहां से एक सवाल और बना सकता है, अगर वो बनाना चाहे तो कैसे, देखो जी, वो कहेगा आपको गैस के बारे में जानकारी हो, एक तो हो सकती है मोनो एटॉमिक, ठीक है जी, और एक हो सकती है डाई एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब क्या होता है, 1 या सिंगल बोल लो, ठीक है जी। एटॉमिक मींस एटम, एक एटम से मिलके बना हो और स्टेबल हो। डाई का मतलब क्या होता है जी, डाई का मतलब होता है 2, और यहां पर एटम लिखा हुआ है, यानी कि 2 एटम से मिलके बना हो। एक एटम जैसे ये सारी की सारी हीना, नीना और करीना, एक्सीलेंट, रनर, ये He मिलेगा, He2 कभी नहीं मिलेगा, मोनो एटॉमिक है। और यहां पर डाई एटॉमिक मतलब यहां पर नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, N2 मिलेगा, ऑक्सीजन O2, फ्लोरीन F2, Cl क्या मिल जाएगा, Cl2। ये जो पहले 4 एलिमेंट हैं ये डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलेंगे। यानी कि अगर पूछ लिया जाए हाउ मैनी गैसेज आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक इन डाई एटॉमिक फॉर्म, तो ऑप्शन हो जाएगा 4, पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा क्या, क्लोरीन। ये 4 हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 4। अगर वो पूछता क्या मोनो एटॉमिक बता, तो यहां पर 1 हीलियम, 2, 3, 4, 5 और ये हो जाता 6। तो मोनो एटॉमिक पूछता
तो करेक्ट आंसर क्या था? 6 था। अब यहाँ पर ये न सोचे कि हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखा, हाइड्रोजन भी तो गैस है, लेकिन ध्यान रहे बाबा, ध्यान रहे, हम पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पी ब्लॉक। ठीक है जी। अच्छा, लिक्विड एलिमेंट कौन कौन से होंगे? गैलियम लिखा हुआ उसका साथ में 29.76। ब्रोमीन आपको पता ही है, ये तो -7 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, एग्जैक्टली बोलो -7.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, इसलिए गैलियम और ब्रोमीन 2 लिक्विड हैं ये, और साथ में क्या? गैलियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी किसकी होती है? पोलोनियम, एस्टेटाइन और रेडियम, रेडियम। ये ध्यान रखें, ये 3 क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इनकी रिएक्शन हम नहीं पढ़ेंगे, केमिकल फिजिकल बिहेवियर हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये रेडिएशन छोड़ेंगे और वहां सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और वो फट गया तो लैब में दिक्कत हो जाएगी। इनकी रिएक्शन स्पेशल रिएक्शन चैम्बर होते हैं, उनमें करवाई जाती है जी। ठीक है जी, तो हम नहीं करवाएंगे उनकी, इतना रिस्क कौन ले। मेटलोइड्स क्या होते हैं? मेटलोइड्स पहली बात तो मैं बता देता हूँ, टोटल मेटलोइड्स होते हैं जी कितने? 6। कितने होते हैं? 6। तो यहाँ पर जो पोलोनियम है वो एक मेटल है। क्या है जी? मेटल है। तो आप ऐसे याद करें, कैसे करेंगे? शिव जी ऐसे सब तुझे, इसे सबसे तुझे प्यार है। शिव जी ऐसे सभी से तुझे प्यार है। समझ में आई? ठीक है जी। या पहले पोलोनियम को ऐड करते थे, पोलोनियम मानते थे, पुरानी बुकों में पोलोनियम एक मेटलोइड्स है। फिर बोलते थे शिव जी ऐसे सब तेरी आरती पुकारे। समझ में आई? बोलो जी, आरती पुकारे, ये मामला था। लेकिन आज के ज़माने में कितना है? 6 है। शिव बाबा को सबसे प्यार है। शिव जी ऐसे सबसे, सबसे ये हो जाए, सबसे तुझे प्यार है। समझ में आई? ठीक है। बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर अमंग नॉन मेटल, नॉन मेटलों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? कौन करता है जी? वो है जी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट बेस्ट कंडक्टर है। आगे, अच्छा, ये बड़ा ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला हो जाता है, आप इसको देखें। देखो जी, बोरोन फैमिली को क्या बोलते हैं? इकोसाजेंस। क्या बोलते हैं? इकोसाजेंस। इकोसाजेंस क्यों बोलते हैं? B12 की प्रेजेंस की वजह से। B12 मतलब विटामिन है क्या? ना, B12 एक विटामिन भी होता है। जब बारिश होती है तो B12 विटामिन की वजह से आप जब नहाएंगे आपके हाथ पैर मुंह थोड़े गोरे ज़्यादा नजर आएंगे, वो विटामिन B12 की प्रेजेंस की वजह से होता है। हाँ, विटामिन ए भी होता है कुछ, लेकिन B12 की मेजोरिटी की वजह से होता है। आप वैसे भी ले सकते हैं, बताता हूँ। लेकिन इसका नाम इकोसाजेंस क्यों पड़ा? इसकी B12 की अरेंजमेंट, इसका एक ये क्या है? B12 क्या है? इसका एलोट्रोप्स है। क्या है जी? एलोट्रोप्स ऑफ बोरोन। बोरोन का एक एलोट्रोप है B12। कैसे होता है? पहला बोरोन ऊपर, 5 नीचे, फिर 5 नीचे, फिर 1 नीचे, यानी कि सबसे ऊपर 1 बोरोन, फिर यहाँ पर 5 बोरोन, फिर 5 बोरोन, और सबसे नीचे 1 बोरोन। ऊपर 1, नीचे 1, बीच में 5 5, ये 12। और इस अरेंजमेंट को B12 बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट का नाम अगर बोला जाए तो इसी के नाम से है इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट। क्या है? इकोसाहेड्रल। और उसी के नाम से इकोसाजेंस बोलते हैं, इकोसाहेड्रल। ठीक है जी, क्या आपको ये बात समझ में आया? बोरोन फैमिली को इकोसाजेंस क्यों बोलते हैं? बोलो कमेंट करो, बोलो कमेंट करो, इकोसाजेंस क्यों बोलते हैं? इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से बोलते हैं। अच्छा, लिख दूं? लो, इकोसाहेड्रल लो, इकोसाहेड्रल
अरेंजमेंट, इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से बोलते हैं। ठीक है जी, किसकी वजह से? इकोसाहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, क्या लिख लिया? लिख लिया तो एक बार इसको साफ करके अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इकोसाहेड्रल था जो, अब चलते हैं कार्बन फैमिली पे। कार्बन फैमिली का एक नाम रखा गया है क्या? क्रिस्टलोजेंस। क्या रखा गया है? क्रिस्टलोजेंस। क्रिस्टलोजेंस आया है क्रिस्टल वर्ड से, कि क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते होंगे। कौन होते होंगे? कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। ये डायमंड क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। किसी फॉर्म में पाया जाता है? ये डायमंड क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको नाम देते हैं क्रिस्टलोजेंस। क्या नाम देते हैं? क्रिस्टलोजेंस। क्या आपको क्रिस्टलोजेंस समझ में आया? कार्बन फैमिली, क्रिस्टलोजेंस, डायमंड होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको नाम क्या देते हैं? क्रिस्टलोजेंस। आप नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चल लेते हैं। अब इसको साफ करके थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाएं क्या आगे? अब आगे आया है नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली को नाम बोला जाता है निक्टोजेंस है वैसे तो, लेकिन निकोजेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? निकोजेंस। इसका मतलब होता है ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड पे ऑक्साइड ये बनते हैं ना, ये बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। बैड स्मेल, इनकी सुगंध बहुत ही गंदी होती है। सुगंध बहुत गंदी होती है। उस गंदी स्मेल की वजह से इन्हें एक नाम दे दिया गया, क्या? निकोजेंस। क्या नाम दे दिया गया? निकोजेंस, ड्यू टू इट्स बैड स्मेल। किसकी वजह से दिया गया है ये? आप आराम से लिख लो, बैड स्मेल की वजह से। अच्छा, ऑक्सीजन तो इधर ही लिख देंगे। ऑक्सीजन को बोला गया है चैल्कोजेंस। क्या नाम दिया गया है? चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब है ये ओर की फॉर्म में पाया जाता है। बहुत से ओर बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? ओर्स। ठीक है जी, ओर्स मतलब जब हम मेटलर्जी पढ़ते हैं, मेटल को किसी से अलग करना होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो वो उसकी ओर बन जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन फैमिली को हम किस नाम से जानते हैं? चैल्कोजेंस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? चैल्कोजेंस के नाम से। अच्छा, फ्लोरीन फैमिली को हैलोजन बोलते हैं, ये तो सबको ही पता है, सबको ही पता है। हैलोजन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ये तो हैलोजन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में खूब पेट भर भर के वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पर जो नोबल गैस है, नोबल गैस हवा है, सारी की सारी गैस है, हवाई है, उसे क्या बोलते हैं? एरोजोन्स बोल देते हैं। एरोजोन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखो जी, यहाँ पर मिलेगा आपको ग्रुप 18। ग्रुप 18 के क्या क्या नाम रख सकते हैं? उसे हम नोबल गैस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी? नोबल गैस। उसे हम रेयर गैस भी बोलते हैं। ठीक है जी, उसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ठीक है जी, उसे हम जीरो गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जीरो गैस। और अभी यहाँ से जो साफ किया है मोनो एटॉमिक फॉर्म और डाई एटॉमिक फॉर्म बताया है, तो ये मोनो एटॉमिक गैसेज भी नाम से जाना जाता है। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है जी, ये नाम है ग्रुप नंबर 18 के। ठीक है जी, बोलो। अच्छा, रेयर गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेयरली ही पाई जाती है। ठीक है, रेयरली पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है रेयर गैस। अप्रोप्रिएट वर्ड क्यों नहीं है? आपको पता, नाइट्रोजन अगर गैस की बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 78%, अप्रोक्स की बात कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेटली कितनी मिल जाएगी? 78% मिल जाएगी। ऑक्सीजन की अगर बात करूं अप्रोक्सीमेटली, अच्छा 20.96 वो नहीं बात करें, अप्रोक्स बात कर रहे हैं, 20.96 वो नहीं, अप्रोक्स, अप्रोक्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 99% हो गया। और जो बची वो क्या बची?
आप कूद कूद के बताएंगे सर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का पता 0.03% गैस, कितनी 0.03% ये पता है। लेकिन मैं कहूँगा जो आर्गन की अबंडेंस है वो 0.91% है। कितनी है जी 0.91% है इसकी अबंडेंस। इससे तो 30 गुना से भी ज़्यादा है। कितने गुना 30 गुना, यानी कि रेयर नहीं बोल सकते इनको। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद तीसरा नंबर आर्गन गैस का जाता है और आर्गन भी क्या है नोबल गैस है। क्योंकि नोबल गैस आपको पता है, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं, हीना, नीना और करीना, एक्सीलेंट, रंदर, ये हो गई जी आर्गन। इसकी वजह से रेयर गैस बोलते हैं लेकिन इनएप्रोप्रिएट वर्ड है। इनर्ट गैस का मतलब होता है अनरिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है अनरिएक्टिव, कि ये गैस रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जिनोन के जब से, किसके जिनोन के Xe, जिनोन के जब से ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करती हैं उसके बाद से, अच्छा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ऑक्साइड बनाएगी, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी तो फ्लोराइड बनाएगी। जब से जिनोन के हमें ऑक्साइड और फ्लोराइड पता है उसके बाद से हम इस इनर्ट वर्ड को भी इनर्ट, इस इनर्ट वर्ड को भी इतना नहीं मान रहे हैं क्योंकि रिएक्शन तो करती है कौन जिनोन। और यहां पर लिखा है जीरो गैस। जीरो गैस का मतलब है आउटर मोस्ट सेल में हम 0 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, लेकिन हमने तो फुली फिल्ड सुना, ऐसे नहीं। रिएक्शन के लिए अवेलेबल या फिर डोनेशन के लिए अवेलेबल जो होते हैं वो 0 होते हैं। लेकिन हमें पता है ये रिएक्शन कर जाती है, और रिएक्शन कर जाती है तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेशन की या फिर एक्सेप्टेंस की, तभी ऐसा होता है। ठीक है जी, ये पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा कैसे रिएक्शन करता है, तो ये भी इतना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस की एक ही एटम की फॉर्म में पाई जाती है, ये बात भी सही है। लेकिन नोबल गैस एप्रोप्रिएट वर्ड ज्यादा है। नोबल गैस इसलिए बोल एप्रोप्रिएट वर्ड है इसलिए नोबल गैस बोल देते हैं ग्रुप 18 को। क्यों? इसमें थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी कंसीडर की जाती है, थोड़ी बहुत रेयरनेस कंसीडर की जाती है, और स्पेशली क्या कंसीडर की जाती है मोनो एटॉमिक कंसीडर की जाती है। मोनो एटॉमिक के बारे में एनसीईआरटी चर्चा नहीं करती है, बाकी जब अच्छे अच्छे किताबें आप पढ़ते हो तब आपको मोनो एटॉमिक वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है जी, बोलो क्या आपको ये मामला समझ में आया है? अगर ये समझ में आया है तो बोलो। बड़ी कमाल की इंफॉर्मेशन है, आराम से लिख लो, आराम से लिख लो जी, बेशक आराम से लिख लो, कोई समस्या नहीं है। आगे चल लेते हैं, बिल्कुल चल लेते हैं। यहां पर देखना जी, यहां पर सवाल कैसे सोल्व होते हैं मैं बताता हूं आपको। सवाल बड़ी आसानी से सोल्व होंगे जी। कैसे? देखो, इसने कहा, अच्छा नीट 2017 में आया था, नीट पीट कुछ नहीं, नीट तो बड़ा सा है। आपको यह पता है, देखो मैं बता देता हूं, 118 एलिमेंट हैं। टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118। हाँ, हालांकि 120 है लेकिन हम 118 ही मान के चलते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। 118 एलिमेंट हैं और उसमें ग्रुप कितने हैं? ग्रुप कितने हैं? ग्रुप बता दो। 118 एलिमेंट और ग्रुप कितने हैं? 18। ठीक है जी। लेकिन इसने कितना पूछा है? 114 पूछा है। 114 का आप कैसे बताओगे? 114 कैसे बताओगे? देखो, पहला तरीका है, अगर ये 118 होता, अगर ये 118 होता तो ग्रुप 18 से बिलोंग करता, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये लास्ट वाला तो काट दो। अच्छा, पहली बात देखो, ये भी देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन और कितने? P में 6 इलेक्ट्रॉन, कभी भी पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन में 6 ना। दूसरा, कार्बन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ये तो मामला ठीक है, ये मामला ठीक है। अगर वो 117 होता, क्या होता? 117, तो 1 माइनस कर दो, Np कितना होना चाहिए था? 5। 116 होता, तो ऐसे कर करके हम क्या कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी, हम मान लेंगे कितने? टोटल मान लेंगे 116, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे माइनस करते करते
पी में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यह भी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे जब अपने पास पूरी प्रेडिक्टेबल आएगी, जब हम इसे एक्सप्लेन कर डालेंगे। ठीक है जी, कब एक्सप्लेन कर डालेंगे, तभी एक्सप्लेन कर डालेंगे। ठीक है, या फिर सीधा सीधा तौर पर आपको देखना हो तो कैसे देखेंगे। देखो जी 118 है, लास्ट पे फोकस करिए, ग्रुप नंबर कितना हो 18। 117 होते तो ग्रुप नंबर कितना होता 17। 116 होता तो ग्रुप नंबर कितना होता 16। अब कितना पूछा है, उसने पूछा है 114। कितना पूछा है जी 114, और 114 में ग्रुप नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर होगा जी 14, और ग्रुप नंबर 14 मतलब कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 मतलब कार्बन फैमिली। आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं। ठीक है जी, 100 के बाद सीधा जा सकते हैं, 100 के बाद सीधा। अगर वो पूछे 113 का बता, 113 ग्रुप नंबर कितना हो गया 13, वो बोरोन फैमिली हो गया। नीट 2017 में आया था करेक्ट आंसर। डायरेक्ट सोल्व करने के मैं तरीके बताऊंगा आपको, हर क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व होगा, चाहे फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कोई समस्या नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। द करेक्ट आंसर इज बी, आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये देख लो, ये अभी जो किया है उसी के बेसिस पे है, ये तो उसी के बेसिस पे, बड़ा आसान है। क्या कहा है उसने, क्या कहना चाह रहा है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ, मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, AIEEE 2003 मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ के हिसाब से। अच्छा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो किसके ऊपर बेस है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस है। जो हेनरी मोसले ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सरे वगैरह उतारे थे, फ्रीक्वेंसी देखी थी, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डाले थे, तो मास का तो वेरिएशन कर गया था, वेरी कर गया था, ऊपर नीचे आया था, लेकिन एटॉमिक नंबर सही था। तो एटॉमिक नंबर वाला आंसर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कौन सा है, सी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब सी करेक्ट आंसर है, कैसे दिखाएंगे। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पूछी हैं, देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी कैसे सवाल बनेंगे अपने, देखना जी। अभी हमने पढ़ा था मॉडर्न प्रेडिक्टेबल थी जो मॉडर्न, यहाँ से देखना, यहाँ से देखो जी, ये है मॉडर्न प्रेडिक्टेबल लॉन्ग फॉर्म। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक फंक्शन किसका है, किसका है, ये एटॉमिक नंबर का है, और यही पूछा है। इसलिए ये जो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखने का काम था, थोड़ा याद का, शुरू में आप याद करो, बाद में एक एक चीज़ हम प्रूव करेंगे कि हमने ये वहाँ पढ़ा था, ये यहाँ पढ़ा था। आपके लिए नोट्स बनाने का काम हो जाएगा, आपको नोट्स हैं वो अच्छे लगेंगे। ठीक है, एक बार नोट्स बन जाएंगे तो वीडियो को एक दो बार देखना है तो फिर देख लें, रिवीजन करते रहें, नहीं तो आपको नोटबुक में से रिवीजन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जैसे इकोसाजेंस है, निकोजेंस है, उनको वो नाम क्यों बोले उसके लिए आप फर्दर देख सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बोलो बोलो जी, चले आगे, चले आगे। ठीक है जी, चल लेते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा है, आज के एपिसोड में किसी को कोई समस्या है तो आप बताएं, किसी को कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, बोलो जी, कोई समस्या है तो बताएं, कोई समस्या है तो बताएं। आज के एपिसोड में हमने क्या देखा है, आज के एपिसोड में हमने क्या देखा है, आज के एपिसोड में प्रेडिक्टेबल के बारे में जानना चाहा है, और उसकी कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, उसकी हमने सिंपल इन्फॉर्मेशन जो हम याद कर सकते हैं वो हमने देखी। ठीक है जी, एक बार मैं स्लाइड आपको शुरू से दिखा देता हूँ। शुरू से, बिल्कुल शुरू में सबसे पहले क्लासिफिकेशन का मामला जो शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था, 1789 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट करते रहेंगे तो मुझे पता लगता रहा कौन कौन देख रहा है। तो 1789 में सबसे पहले शुरू हुआ था। उसकी आप सारी स्लाइड यहाँ से देख सकते हैं, सारी स्लाइड आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी, ये थी सेकंड प्राउड हाइपोथेसिस। ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे
अच्छा, ये आप अलग से पोर्शन नोट कर लें, ठीक है। ड्राबैक, ये फिर डोबेरेनेट ट्राइड्स कौन फॉलो नहीं कर रहा था, कौन कर रहा था, इसमें नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर था अपना बी, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस था। मेंडलीव था, न्यूलैंड आ गया था। इसके बाद एक इसका सवाल था, कौन फॉलो नहीं कर रहा था, कौन कर रहा था पूछा था। इसमें कैल्शियम तक लागू थी, तो कैल्शियम ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये एक लोदरमेयर थे, इसमें 5 सवाल मैंने बताए थे किस किस के बीच में टेबल बनती है, और 5 ये नीचे लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट। एक पॉइंट ये हो गया एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। उसके बाद मेंडलीव आया था, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कह सकते हैं, उस टाइम पे एटॉमिक वेट बोलते थे, आज मास प्रचलित है। ये उसकी टेबल थी। उसके बाद मेरिट्स थी, उसके क्या क्या फ़ायदे थे, क्या क्या नुकसान थे, पढ़ना आसान हो गया था। उसके बाद हमने देखा था कुछ करेक्ट थी, कुछ नई प्रिडिक्शन थी उसकी, ठीक है। प्रिडिक्शन मतलब उसने पहले बता दिया था कि ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ठीक है। कई लोग इसको मेंडलीव्स की अचीवमेंट बोल देते हैं, अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव, कि इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, ये ठीक है, इक्का सिलिकॉन, ये अचीवमेंट बोल देते हैं कई लोग, अचीवमेंट, ठीक है जी। तो इसकी प्रिडिक्शन थी ये एक तरीके से मेंडलीव प्रेडिक्टेबल लॉ, ठीक है जी। मेरिट्स बोलो, अचीवमेंट बोलो, एक ही बात है। उसके बाद लॉन्ग फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, या जो आज के टाइम में है प्रेडिक्टेबल, 4 साइंटिस्टों ने दी थी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर दोनों के ऊपर बेस्ड थी। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को ये बात पता नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को भी बेस बना दिया गया है, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे ही चल रहे हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे। और एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड आप केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। उसके बाद मॉडिफाइड मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, ये हेनरी मोसले ने उसको जाके बताया था कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया ऐसे ऐसे, और उस एक्सपेरिमेंट में मुझे जो ग्राफ थे, ग्राफ बना के लेके आया था, एक्सरे थे वो लेके आया था। उसने कहा एटॉमिक नंबर बेटर चीज़ है एटॉमिक मास से। तो ये मॉडर्न है, ये आगे पढ़ेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करता है वो एस ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एस ब्लॉक में 14 होते हैं। उसके बाद आपके सामने ये पी ब्लॉक एलिमेंट थे, पी ब्लॉक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद आपके सामने एटॉमिक नंबर 114 था, वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता, 14 ग्रुप से बिलोंग करता, 14, और 14 है कार्बन फैमिली बी, ठीक है। ये कहाँ आया हुआ है, ये नीट 2017 में। अच्छा, ये नीट विट आसान पेपर होते हैं, AIEEE 2003, ठीक है जी। अच्छा, एक बात और सुने, ये जितने के जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने एग्जाम होते हैं, बहुत आसान होते हैं। हम सारा डिस्कशन करेंगे, सारे पेपर डिस्कशन करेंगे, जेई नीट उनकी ट्रिक भी लेके आएंगी। पहले आपको एक बार डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ट्रिकों में देखना कैसे सॉल्व होंगे, ट्रिक से कैसे सॉल्व होंगे, ट्रिक से बड़े जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है जी। अब और कोई समस्या है तो कमेंट करें, क्रॉस कमेंट, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।